ऑल राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेट करना। क्या इंटीग्रेट करना सर? डोमेस्टिक इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सर समझ नहीं आया दोस्तों। 1991 के पहले 1991 के पहले दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो थी हमारी, वो मेजर इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी। मतलब बिजनेसेस का जो मेन ओनरशिप होता था वो भी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता था। एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाकी चीजें भी इंडियन गवर्नमेंट मेजर तरीके से कंट्रोल करती थी। सिर्फ बिजनेसेस का ओनरशिप नहीं, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। फिर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन होता था। मैं बात कर रहा हूं 1991 के पहले का, 1991 के पहले का, है ना। प्राइवेट सेक्टर से परमिशन लो और फलाना ढिमकाना, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन। प्राइवेट सेक्टर बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकता, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ ये रिलेशन है, वो रिलेशन है। तो इस तरह से इंडिया जो था, खाली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को बांध रखा था, इंडियन प्रोड्यूसर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को बांध रखा था। इंडिया का हालत बहुत खराब हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो बिजनेसेस चला रही थी, अगर सक्सेसफुल होता तो वेरी गुड। चाइना में आज बहुत सारे बिजनेसेस कंट्रोल में है गवर्नमेंट के और सक्सेसफुल है। इंडिया में लॉसेस में थे। तो इतना खराब हालत हो गया था इंडिया का दोस्तों 1990s के एंड में कि इंडियन गवर्नमेंट को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास उधार लेने जाना पड़ा। और जब जाना पड़ा तब उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि भाई तुमको सबसे पहले अपना इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देना पड़ेगा। उस समय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं खुल पाते थे, या बैंक्स है कुछ तो उनको ब्रांचेस खोलने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट था और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, है ना। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी बिजनेस करना है तो लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के पीछे भागते रहिए पूरा दिन आप लोग। So guys, what I'm trying to say was, restrictions और controls जो थे गवर्नमेंट के तरफ से, those were immense, अनेकों restrictions थे। और दोस्तों because there was so much restrictions, इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर पाता था, तो लिबरलाइजेशन पहला कंडीशन था। दूसरा लॉसेस। आज गवर्नमेंट के बहुत सारे बिजनेसेस दोस्तों लॉस कर रहे थे। आज अगर गवर्नमेंट के बिजनेसेस दोस्तों उस समय लॉस कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने नहीं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारी गवर्नमेंट के सामने एक कंडीशन रखा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारी गवर्नमेंट को कहा कि भैया देखो, अगर तुम्हें यह चाहिए कि हमें तुम्हें पैसे दें तो पहले तो अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दो बिजनेस करने का, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। दूसरा, जो गवर्नमेंट बिजनेसेस, एवरीबॉडी, जो गवर्नमेंट बिजनेसेस लॉस मेकिंग है, उसको तुरंत प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग बनाएगा उसको। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। याद रखना 1991 में एक चीज नहीं आया था, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडियन इकोनॉमी को खोलो। दोस्तों 1970s के दौरान ना इंडियन इकोनॉमी को इतना बंद किया गया था कि कोको कोला जैसी कंपनी को बाहर जाना पड़ा था इंडिया से 1973 के आसपास। 1991 के बाद वापस कोको कोला आ पाया इंडिया के अंदर, ये मैं बता दूं आपको, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। अच्छा सर, ये बात है सर ये बात है क्या सर? हाँ सर ये बात है सर। आगे बोले सर। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। जी सर बताइए आगे। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं आगे सर। बोलिए सर, आगे बोलिए सर। अब मैंने कहा देखो दोस्त, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज क्यों किए? अच्छा सुनिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन इंपोज इसलिए करना पड़ा, मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन इसलिए इंपोज करना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि देखो क्या हुआ, समझना आप लोग बात को प्रैक्टिकली समझना। आज सानवी का क्वेश्चन आया, बाय द वे, फॉर ऑन रिकॉर्ड में बता दूं कि सर गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाए क्यों थे? अरे सानवी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी 1940 से 1991 के दौरान कि गवर्नमेंट जो है उसके पास मेन पावर हो इंडिया को कंट्रोल करने का।
इंडिया को ऊपर ले जाने का। इंटेंशन खराब नहीं था, इंडिया को ऊपर ले जाने का इंटेंशन इसलिए गवर्नमेंट का था बिकॉज 47 के दौरान कोई प्राइवेट सेक्टर था नहीं इंडिया में, या मेजर प्राइवेट सेक्टर थे नहीं, तो गवर्नमेंट को फोरफ्रंट पे आना पड़ा था। पर वो मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये रेस्ट्रिक्शन हटाने पड़े IMF और वर्ल्ड बैंक के कंडीशन पर। और ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दोस्तों इकोनॉमी को खोलना, मतलब अब फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हमारा रिलेशन रहेगा। फॉरेन कंट्रीज भी अपना प्रोडक्ट यहाँ बेच सकती है और अपने भी अपना प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा सर, ये बात है क्या सर? मैंने कहा हाँ ये बात है सर। क्लियर सर, क्लियर सर। फ्रेंड्स सुनना बात को, फ्रेंड्स अब सुनना बात को। आप लोग बोलिए सर, हम लोग सुन रहे हैं सर। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से डिसाइड किया गया कि हमारी इकोनॉमी को खोला जाएगा। आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, देखो यहां पर देखो। हाउएवर आफ्टर द इनिशियल एक्सुबरेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, शुरुआत में पब्लिक सेक्टर शायद ठीक कर रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। पहला तो गवर्नमेंट खर्चा बहुत करने लगा, गवर्नमेंट का पैसा इतना नहीं आता जितना खर्चा होता था। ये सब मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जिसकी वजह से 91 में LPG आया। गवर्नमेंट ने पैसा बहुत लगा दिया था अननेसेसरीली। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था, क्यों? सैलरी सबका फिक्स्ड, डायरेक्टर लोग एकदम आराम से अपना काम करते थे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ रिस्क नहीं। लॉस मेकिंग गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। रैशनल प्राइस पॉलिसी नहीं था। अरे आप अपना सामान का दाम ठीक से लगाइए ना। गवर्नमेंट पब्लिक का बेनिफिट करने के चक्कर में लॉस खाता था, और ये पैसा किसको देना पड़ता था? टैक्स पेइंग पब्लिक को। वर्कर्स भी इनडिसिप्लिन, जब मर्जी स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि ये वर्कर लोग पॉलिटिक्स करते थे मेनली। और मैन पावर एक्सेस, गवर्नमेंट क्या करता था उस समय का दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रॉमिस करता था कि मित्रों मैं आप लोगों को नौकरी दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार दूंगा। ठीक, लोगों ने जॉब देना चालू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं 91 के पहले का। लोगों ने वोट देना चालू कर दिया। अब वोट दिया तो गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए लोगों को नौकरियां दे दी। अरे भाई, आप नौकरी किसी को दोगे तो आप ये तो देखोगे ना कि लोगों का जरूरत है भी कि नहीं। जस्ट बिकॉज प्रॉमिस किया था, एक्स्ट्रा लोगों को हायर कर लिया और लॉस कर लिया अपने पब्लिक सेक्टर का। ना गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री से लेती थी। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से 91 में इंडिया का हालत खराब हुआ और LPG इंपोज करना पड़ा। सर क्या हालत खराब हुआ वो देखना चाहते हो? ये रहा, देख लो। द डेफिसिट रोज टू अलार्मिंग हाइट्स इन 1991। डेफिसिट का मतलब जब हमारी गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है जितना कमाती है, तो हमारा जो डेफिसिट था वो कहां से आता था? लोन से। तो लोन का रेट हाई हो गया। देखो लिखा हुआ है नेशनल डेट 60% ऑफ GNP। मतलब अगर हमारी कंट्री में 100 रुपया इनकम होता था तो 60 रुपया उधार होता था। जस्ट इमेजिन। सीरियस फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि ऑयल खरीद सके 2-3 हफ्ता के लिए। और इंडियन रुपी का वैल्यू धन गिरते गया बिकॉज लोगों को इंडिया के ऊपर से विश्वास उठ रहा था सर, एकदम जोरदार विश्वास उठ रहा था सर। तब गाइस रिफॉर्मेशन का जरूरत था, बदलाव का जरूरत था। और ये बदलाव दोस्तों बहुत जगह हुआ, केवल एक जगह नहीं। इंडस्ट्रीज में बदलाव हुआ, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स में बदलाव हुआ। एक्सटर्नल सेक्टर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें बदलाव हुआ। और फिस्कल पॉलिसी, जो टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी होता है सरकार का, उसमें बदलाव हुआ सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बदलाव हुआ? हालांकि मैंने आप लोगों को बता रखा ही है, पर फिर से मैं बताना चाहूंगा और प्यार से और अंदर घुस के, जिससे आप लोग को और बेटर याद हो। दोस्तों सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ कि लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश। पहले क्या होता था, आपको कुछ भी बिजनेस करना है आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। पहले का मतलब 1991 के पहले। अब गाइस हुआ ये कि अब ये लाइसेंसिंग जो है सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब अगर आपको अल्कोहल का बिजनेस स्टार्ट करना है, सिगरेट का, कुछ हैजार्डस केमिकल का, इलेक्ट्रॉनिक, एयरस्पेस का, डिफेंस का और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का, अगर ऐसा कोई काम करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। मेडिकल लाइसेंस या डिपेंडिंग ऑन क्या काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए। अदरवाइज आपको लाइसेंस का कोई जरूरत नहीं है सर। ओह सर, ये बात है सर। ओके, ये बात है सर समझ में आया सर। तो ये माय डियर फ्रेंड सबसे पहले पॉइंट था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अच्छा सर, बात तो क्लियर है आपका। सर जी बात तो क्लियर है आपका। मैं बोला आगे सुनो। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी देयर आर ओनली 3 इंडस्ट्रीज: एटॉमिक एनर्जी, रेल, ट्रांसपोर्ट,
जो आपका कंट्रोल में, मतलब देखो लाइसेंसिंग क्या बोला, लाइसेंसिंग पॉलिसी ये बोला कि भाई खाली ये 5-6 बिजनेसेस, अल्कोहल, सिगरेट, केमिकल्स को छोड़ के आप लोग को लाइसेंस नहीं चाहिए, आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो प्राइवेट सेक्टर वालों। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि गाइस 3 बिजनेसेस को छोड़ के, पहले क्या होता था, कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो छोड़ो प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि तुम कर ही नहीं सकते ये बिजनेस। देखो पहला पॉइंट अलग था, पहला पॉइंट में था कि तुम कर सकते हो, लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट में था कि तुम कर ही नहीं सकते। आज के डेट पर प्राइवेट सेक्टर कोई भी बिजनेस कर सकता है एक्सेप्ट 3। तो गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को कम किया, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दिया कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, करो जो बिजनेस करना है। साइज को बहुत रिड्यूस कर दिया गया सर, साइज को बहुत रिड्यूस कर दिया गया सर। अच्छा सर जी ये बात है क्या? मैंने कहा हाँ सर जी ये बात है। ओके ओके ओके, क्लियर है सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। तो मतलब पॉइंट नंबर 2 में क्या गया सर, कौन से 3 बिजनेसेस थे जो आज भी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, और वो जरूरी भी है गाइस, वो आज भी जरूरी है सर। बोलिए सर आप क्या क्या। पहला एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ठीक है ना, एक्चुअली रेल ट्रांसपोर्ट बोल लीजिए, है ना, हाँ सर। और तीसरा, जब आप कुछ ऐसा चीज को ट्रांसपोर्ट करते हो जो कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, उनको छोड़ के आप कुछ भी करो, आपको अलाउ है। वो आज भी गवर्नमेंट सेक्टर ही करेगा। तो गाइस आपको याद कैसे रखना है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर है? आर्ट, ART, आर्ट। ए मतलब एटॉमिक एनर्जी, इसका काम आज भी प्राइवेट बिजनेसेस नहीं कर सकते। आर, रेलवेज आज भी नहीं कर सकते। और टी, ट्रांसपोर्टेशन। सर क्या चीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता? प्राइवेट सेक्टर हर कुछ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, पर गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ चीजों के बारे में बताया जो अलाउड नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर आज भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, वो केवल गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। तीसरा कोई अगर फॉरेन सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में तो वो कर सकता है, अलाउ कर दिया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज में क्या क्या बदलाव आया दोस्तों। चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडस्ट्री सेटअप करने का कोई अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है, FDI अलाउ हो चुका है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मान लो फॉरेन बिजनेसमैन को इंडिया में बिजनेसेस करना है तो वो लोग कर सकते हैं सर। अच्छा सर ये परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? प्राइवेट बैंकिंग में 75% FDI अलाउड है, या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 100% FDI अलाउड है। सर इसका मतलब समझ नहीं आया, ये परसेंट का क्या मतलब है सर? दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं, ये परसेंटेज का क्या मतलब है। परसेंटेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि आज मान लो इंडिया में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन सेक्टर का बिजनेस 50 करोड़ का है, तो 100% का मतलब है कि जितना इंडिया में बिजनेस है, बिजनेस का वैल्यू है 50 करोड़ का, तो कोई प्राइवेट सेक्टर 50 करोड़ तक इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल बिजनेस, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं। वैसे ही मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल 26% इन डिफेंस, तो मतलब मान लो कि अगर इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्री 500 करोड़ रुपए का है, तो 500 करोड़ का जो 26% है, उतना तक एक फॉरेन सेक्टर इन्वेस्ट करके वो बिजनेस इंडिया में स्टार्ट कर सकता है। सर ऐसा क्यों किया गया? इसलिए जिससे इंडिया का जो कंट्रोल है मेजर रहे, या मैक्सिमम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 100% रहे, तो बराबर बराबर होगा ना। आज सोच लो इंडिया का खुद का इंडस्ट्री 50 करोड़ का है, कोई बाहर से 50 करोड़ लगाता है, तो भी तो बराबर बराबर हुआ ना। ये पहले अलाउ ही नहीं था FDI, अब कुछ परसेंटेज इंक्रीज होना चालू हो गया FDI अलाउ होना, जिससे फॉरेन सेक्टर्स भी इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा था MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बनते जा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको बनने नहीं देगा, गवर्नमेंट आपका साइज को रोक देगा। तब इससे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस बोलते हैं फायदा क्या? हम चाहेगा बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं, तो मैं तो चाहूंगा मैं एक जायंट बनूं, मैं क्यों चाहूंगा मेरा छोटा छोटा बिजनेस हो? और गवर्नमेंट बोलती है आप अगर बड़े बिजनेस बन गए तो रोक देंगे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपने लॉ को चेंज किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा, अब सर आप लोग पूछोगे कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम, अगर कोई बिजनेस बड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला? जनाब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन इसलिए डाला था कि कल को मान लो जीत का एक बिजनेस है, जीत और शगुन का एक बिजनेस है, अब जीत और शगुन का बिजनेस एक बड़ा हो गया,
मोनोपोली बन गया, इन्होंने अपना कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया। अब इनका जो मर्जी इन लोग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपया, तो कस्टमर तो एक्सप्लॉइट हो रहा है। गवर्नमेंट इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाना चाह रहा था, पर गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये पॉलिसी बैकफायर कर गया। आज अगर कोई बिजनेस बड़ा होना चाहता है और फिर भी वो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम क्या बड़ा होने में। अब जैसे मैं जियो का एग्जांपल लेता हूं, जियो आज के डेट पर अपना कंपटीशन को एलिमिनेट करते जा रहा है, पर क्या कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है? नहीं, आज भी उसका प्लान्स चीप है। ऐसा तो नहीं है कि वो कंपटीशन को एलिमिनेट करके जो मर्जी प्राइस चार्ज कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो गाइस, दिस इज एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसको हटा दिया गया और अब गवर्नमेंट का नया रूल ये बोलता है कि कोई इंडस्ट्री अगर मोनोपोली बन के एक्सप्लॉइट करेगा पब्लिक को, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, वरना गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये था इंडस्ट्रीज में कुछ बदलाव जो गवर्नमेंट ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए लाया। क्या बदलाव? पहला, लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया। लाइसेंस का दरकार नहीं है एक्सेप्ट 5-6 बिजनेसेस, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, अल्कोहल, हैजार्डस केमिकल, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव ड्रग्स एंड मेडिसिन। इनको छोड़ के आपको लाइसेंस चाहिए ही नहीं। कुछ बिजनेसेस जो रेस्ट्रिक्टेड थे कि प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता, अब सिर्फ 3 है: आर्ट, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और आपका टी बोले तो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस जो गवर्नमेंट ने बता रखा है। चौथा, आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया, एफडीआई अलाउ हो गया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। ये था डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलाव। सभी को क्लियर है तो यो और नो इन द चैट। कम ऑन एवरीबॉडी, यो और नो इन द चैट। ओके शगुन, ओके, एक सेकेंड गाइस। हाँ, हाँ सर, बात करिए अब आप। हाँ, बातचीत स्टार्ट करिए सर अब आप। मैंने कहा दोस्तों, ये था क्या बदलाव आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में अंडर द न्यू पॉलिसी। फाइनेंशियल सेक्टर में भी बदलाव आया दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बदलाव आया। फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो बदलाव थे दोस्तों, उसको 3 हेड में पढ़ते हैं: बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर में क्या बदलाव आया सर? कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया गया, लगभग 5% के आसपास ला दिया गया। हालांकि अभी कैश रिजर्व रेशियो 5% नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, पर कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस किया गया। सर एक बात बताइए ना, मैंने कहा क्या सर, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है सर? ये तो हमें नहीं पता। देखो गाइस, बाप ऑफ ऑल बैंक्स होता है आरबीआई, ये मैंने आपको बताया बैंकिंग में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक जी सर, ठीक। तो दोस्तों, पहले कैश रिजर्व रेशियो बहुत हाई होता था। अब इसका मतलब क्या है सर? समझो, कैश रिजर्व रेशियो हुआ क्या। मान लो एक कमर्शियल बैंक है, मान लेते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर 100 रुपए है ना, तो उसको आरबीआई के पास कम से कम, मान लो कि सीआरआर आरबीआई ने फिक्स किया 20%, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने फिक्स किया 20%, मतलब 20% जो पैसा एसबीआई के पास है ऑन अ डे, उसको आरबीआई के पास जमा करवाना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। मान लो 100 रुपया है, तो अगर 100 रुपया है एसबीआई के पास, तो 100 का 20% कितना होता? 20 रुपीज। 20 रुपीज जमा करवाना पड़ेगा, 20 रुपीज जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। सर इससे फायदा क्या होगा? आरबीआई ऐसा इसलिए करता था जिससे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ना दे सके, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास जमा होगा, उतना कम पैसा लोन के तौर पर दे पाएगा। हाँ सर, बात सही। पर इससे प्रॉब्लम होता था, इससे प्रॉब्लम यह होता था कि कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाता था। क्यों? क्योंकि सीआरआर बहुत हाई होता था। कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाता था। क्यों? क्योंकि सीआरआर बहुत हाई होता था। अब सीआरआर बहुत हाई होता था तो पब्लिक को पैसा नहीं मिला, तो पब्लिक अपना बिजनेस कहां से स्टार्ट करेगा जनाब? ये बात गवर्नमेंट को 91 के बाद समझ में आने लगा और गवर्नमेंट ने सीआरआर को कम करने लगा।
सीआरआर को कम करने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा, मतलब बैंक्स का ज्यादा पैसा पब्लिक के पास जाने लगा, जिससे लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। ओ, ये पहला रिफॉर्म। दूसरा, बैंक के अंदर रिफॉर्म था, एसएलआर को 25% कर दिया गया। सर ये एसएलआर क्या होता है दोस्तों? जैसे कैश रिजर्व रेशियो होता है, वो कमर्शियल बैंक को कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। एसएलआर भी कुछ वैसा ही है। एसएलआर में कैश के रूप में हो जरूरी नहीं है, गोल्ड हो सकता है, शेयर हो सकता है, पर कमर्शियल बैंक को खुद के पास जमा रखना है। मतलब ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास नहीं देगा, खुद के पास जमा रखेगा, परंतु खुद किसी को लोन में भी नहीं दे सकता। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया? मतलब बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा रहेगा पर वो लोन नहीं दे सकेगा। तो गाइस ये भी हाई था, इसको भी कम किया गया जिससे पब्लिक के पास ज्यादा पैसा जाए। और बैंक रेट को भी रिड्यूस किया गया। एक्चुअली सारा रेट्स को रिड्यूस किया गया, आप लोग ये याद रखो। वो तो मैं समझने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। बैंक रेट क्या होता है? जैसे दोस्तों हम लोग बैंक से जाके, कमर्शियल बैंक से जाके लोन लेते हैं तो बैंक अपने से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाँ, वैसे ही जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाता? आरबीआई के पास। पहले क्या होता था, आरबीआई बहुत ज्यादा रेट चार्ज करता था। पहले आरबीआई बहुत ज्यादा रेट चार्ज करता था कमर्शियल बैंक से। मान लो कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, आरबीआई बोलता है 8% लेंगे, तो कमर्शियल बैंक को 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब कमर्शियल बैंक जब अपने को लोन देगा, क्योंकि उस पैसे का करेगा क्या? कमर्शियल बैंक अपने को लोन देगा, अपने को वो 8% से ज्यादा पे लोन देगा, क्योंकि खुद को भी पैसे कमाने हैं, 10% 12%। तो अब पब्लिक जो है बोलता था बाप रे बाप 12-13% इंटरेस्ट है, हम लोग नहीं सकेगा इतना लेना। तो इकोनॉमी में पैसा कम फैलता था। बाद में जब बैंक्स को समझ में आया कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा फैलाना है, अगर बिजनेस प्रमोट करना है, तो बैंक रेट रिड्यूस कर दिया गया। अब कमर्शियल बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से लोन ले सकते थे, क्योंकि आरबीआई सस्ते रेट पे लोन देता था कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक सस्ते रेट पे देते थे पब्लिक को, तो पैसा पब्लिक के पास इजीली आ गया। सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर, सारा रेट्स वेर रिड्यूस्ड, सारा रेट्स वेर रिड्यूस्ड। रेट्स को एग्जैक्टली रट्टा मारना पड़ेगा जरूरी नहीं है, पर सारा रेट्स वेर रिड्यूस्ड। Guys, banking sector reforms clear है? You or no everyone? In the chat box everyone. Come on friends. केशव यो हो लिख रहा है। अभी धीरे धीरे वो सुखबीर का गाना है ना, ओ हो ऐसा करके गाने भी लगेगा। केशव गाना मत, केशव इश्क तेरा तड़पावे, वही गाना था ना, सारे गिन गिन याद जो तेरी। हाँ छोड़ो, अभी गाना वाला नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई करेंगे। तो गाइस अब मैं वापस पॉइंट पर आता हूं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म भी आता है। कैपिटल मार्केट में क्या बदलाव आया? अरे हर्षद मेहता स्कैम 1991 क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट था ना, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट था माय डियर फ्रेंड्स, वो करप्शन कर रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स हुआ क्या? सेबी को एस्टैब्लिश किया गया, ये देखने के लिए कि कहीं पे भी कोई फ्रॉड नहीं हो। जैसे बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए 1950s के दौरान ही आ गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाप ऑफ ऑल बैंक्स, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे शेयर्स का खरीदना बेचना होता है, वहां पे कोई करप्शन नहीं हो, उसके लिए बाप ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस आ गया, जिसका नाम था सेबी। आपको पता है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में इतना फ्रॉड हुआ कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया है एस्प्लेनेड में। अभी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के नीचे अच्छा सैंडविच बिकता है, आप लोग जाके खाना कभी, मलाई सैंडविच। स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुका है करप्शन की वजह से। कौन बंद किया? सेबी बंद किया। करप्शन हो रहा था, ये सब चीटिंग को रोकना था। नेक्स्ट, पहले क्या होता था, एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो, उसको अगर अपना शेयर्स इश्यू करना है खाली इंडिया के अंदर कर सकता था, अब वो अपना शेयर्स विदेशों में भी बेच सकता है। पहले क्या होता था, एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मान लो कि आर्यन जो है वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कनाडा शिफ्ट हो गया। पहले क्या होता था 91 के पहले, अगर आर्यन को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की कोई कंपनी का शेयर खरीदना पड़ता था तो आर्यन को आरबीआई और गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता। अब कोई जरूरी नहीं है परमिशन लेने का, आर्यन आराम से बाई कर सकता है।
अच्छा, ये मामला है। जी हाँ, बिल्कुल, ये था बदलाव। देख रहे हो आप लोग, आपको फीलिंग आना चाहिए कि गवर्नमेंट का कोशिश है कि इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो या बाहर का पैसा इधर आए। ये पॉलिसी 91 के बाद आना चालू हुआ। अच्छा, ये मामला है सर जी। मैंने कहा हाँ दोस्तों। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ बदलाव आए। पहले क्या होता था, लाइफ इंश्योरेंस का अगर आपको देना है ना, खाली गवर्नमेंट का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होता था। अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी लाइफ इंश्योरेंस बेच सकता है। अच्छा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ओह, इनफैक्ट फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज भी इंडिया में अब आ सकती हैं। और जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे देखो, बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए बैठा सर पे आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने के लिए 1991 में आया सर पे कौन आया सेबी 1992 में। वैसे 1995 में इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए कि इंश्योरेंस कंपनीज कुछ फ्रॉड ना करे, इस्टेब्लिश हुआ अर्डा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओ, ये बात है। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स पढ़ लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में कहां कहां रिफॉर्म्स पढ़े, बैंकिंग, कैपिटल और इंश्योरेंस। बैंकिंग में ऑल रेट्स रिड्यूस्ड, कैपिटल मार्केट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट, एनआरआईज कैन इन्वेस्ट। और फिर इंश्योरेंस मार्केट में हम लोग क्या पढ़े, इंश्योरेंस मार्केट में हम लोग पढ़े कि अर्डा स्टैब्लिश हो गया, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज खुल सकती है, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज खुल सकती है। ओके गाइस, अब हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर में चलेंगे। एवरीबॉडी यो और नॉट टिल नाउ, कम ऑन, क्या बोलती पब्लिक? ओके, ओके, ओके। सो अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। एक्सटर्नल सेक्टर, गाइस अगर अपने बात करें एक्सटर्नल सेक्टर का, क्या सीखते हैं अपने एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में सर? सर बताइए सर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब फॉरेन सेक्टर, विदेशी सेक्टर। पहले इंडियन गवर्नमेंट का था कि हिंदुस्तान का माल बाहर नहीं बिकेगा। अब गवर्नमेंट को समझ में आ रहा, अगर इंडिया का प्रोडक्ट बाहर बिकेगा तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, क्योंकि बाहर वाला तो पेमेंट डॉलर्स में करेगा या यूरोज में करेगा, पाउंड में करेगा, और सब चीज इंडिया के लिए बेहतर है। हाँ, ये तो सर आपने बहुत सही बात किया सर। तो एक्सटर्नल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 100% ईओयू एस्टैब्लिश किया। मतलब कोई इंडिया से बाहर प्रोडक्ट बेचता है, गवर्नमेंट आपके लिए ताली बजाएगा। ताली बजाएगा मतलब गवर्नमेंट आपसे कोई एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लेगा, गवर्नमेंट आपसे एक्सपोर्ट करने का कोई टैक्स नहीं लेगा सर। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा काउंसिल्स बैठाया गया सर। फिर ऊपर से क्या था, कुछ आइटम्स ऐसे थे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किए जा सकते थे, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते थे बिल्कुल भी, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। या अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते भी तो कोटा फिक्स था। कोटा मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, कि आप इतना ही क्वांटिटी में खरीद सकते हो बाहर से, या इतना क्वांटिटी में बेच सकते हो बाहर में। गवर्नमेंट को समझ में आया इससे गवर्नमेंट गलत कर रही है, गवर्नमेंट ने दोस्तों ये क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, जिसको बोलते हैं कोटा। सिमिलरली टैरिफ, अगर आप प्रोडक्ट बाहर से मंगाते थे तो गाइस उस पर क्या होता था, प्रोडक्ट बाहर से आप मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, क्या आपको पता है 90% से 100% टैक्स लगता था। 90% से 100% टैक्स लगता था अगर दोस्तों आप लोग प्रोडक्ट बाहर से खरीद के इंडिया में लाते थे। मेरे को दोस्तों एक स्टोरी मेरे पापा से पता चलता है, वो मेरे को बताए थे कि एक टाइम था जब एक कप हुआ था, एक ट्रॉफी हुआ था, कोई चैंपियनशिप सीरीज हुआ था, जहां रवि शास्त्री को एक गाड़ी मिला था, सोनाटा या कौन सा गाड़ी था, इट वॉज अ लग्जरियस कार। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इतना हाई था, हमारी सरकार बोलती है कि 100% टैक्स देना होगा। मतलब अगर उस गाड़ी का कीमत 1 करोड़ था तो 1 करोड़ रुपया टैक्स देना होगा शास्त्री साहब को प्रोडक्ट को इंडिया में लाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं लाना। इंडियन गवर्नमेंट को भी खराब लगा,
हालांकि ये तो जस्ट एक इंस्टेंस था जो मैंने एक बताया, पर गाइस इंपोर्ट इतना ज्यादा महंगा होता था, इंपोर्ट टैक्स इतना ज्यादा जोरदार होता था। आप सोचो, आप 1000 रुपया का प्रोडक्ट मंगा रहे हो, 100% टैक्स, तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो सामान महंगा होता था। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया था दोस्तों, जिससे जो प्रोडक्ट है बाहर से जब आप लोग मंगाओगे तो आपके लिए महंगा पड़े और आप लोग बाहर से ना खरीद के अपने कंट्री से खरीदो। पर बाद में इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया कि इससे गलती हो रहा है। अगर आप बाहर का प्रोडक्ट इधर आने से रोकोगे तो बाहर वाले लोग भी आपका प्रोडक्ट बाहर में नहीं खरीदेंगे और एक फॉरेन रिलेशनशिप स्टैब्लिश कभी भी नहीं हो सकेगा। तो वो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए दोस्तों टैरिफ रेट, जो टैक्सेशन रेट्स है, उनको रिड्यूस किया गया। अच्छा, ये बात है, जिससे प्रोडक्ट खरीदा बेचा जा सके। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट हो, इसके लिए विशेष कृषि उपज योजना, जिससे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो इंडिया का, वो भी किया गया। इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड। गाइस अभी आप लोग जो है, इंडियन रुपी डिवैल्यू होना क्या होता है सर, अभी आप लोग भूल जाओ। गाइस देखो, दो बातें हैं, खाली दो तरीके हैं। अब आप लोग जूनियर बैच हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, सीनियर होते तो मैं एक्सप्लेन करता। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जो रुपी है उसको डिवैल्यू कर दिया गया, रुपी जो है उसका डिवैल्यूएशन हो गया। अब गाइस दो चीजें हैं, क्या तो आप लोग याद रख लेना बस, कि रट्टा मार लेना कि एक्सटर्नल सेक्टर में एक और ये था कि इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड। पहला तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि मैं एक्सप्लेन करूं ये डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है। मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं पर समय लगेगा, समय मतलब 3-4 मिनट कम से कम लगेगा। गाइस बोलो क्या करना है, 1 और 2? 2 मतलब एक्सप्लेनेशन, 1 मतलब सर आगे बढ़िए। वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू गाइस। जितना डीप आप लोग जाना चाहो, आप लोग की मर्जी है। अगर आप लोग को डेप्थ में जाना है तो मैं 2 में जाऊंगा, ऊपर से ही रहना है तो 1 में रहूंगा। बताइए आप लोग। केशव बोल रहा है 2, ऋषित बोल रहा है 2। क्या आप लोग का मर्जी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर 1 बोलेंगे तो गुस्सा, नहीं, आपका मर्जी है। पर मेरे को डीप जाना पड़ेगा, फिर सबका रिस्पॉन्स आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। 1 या 2 गाइस? ओके, जीत भी बोल रहा है 2, ठीक है। अभी तक जो मेजर रिस्पॉन्सेज मैंने देखा है वो 2 ही देखा है, तो मैं गाइस थोड़ा सा डीप चल के बताता हूं आपको। सुनिए, इसके लिए जो है मुझे जाना पड़ेगा ब्लैंक शीट पर, फिर क्योंकि एक्सप्लेन करना है ये वाला चीज फंडा, तो फिर ब्लैंक शीट पे जाना पड़ेगा मुझे। छोड़ो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाने की जगह मैं यहां पर ही कोई खाली पेज यूज करके आप लोगों को ये बता देता हूं। रुको, खाली पेज, वेयर आर यू? खाली पेज शुरुआत में था क्या? हाँ चलो, शुरुआत में मिल गया मुझे। गाइस मान लो $1 का वैल्यू है ₹50। सोचना आप लोग एक बार, समझना, $1 ₹50 है, ठीक है ना? तो 1 रुपया कितना डॉलर हुआ? 1 रुपया कितना डॉलर हुआ? 1/50 हुआ। अगर 1/50 को आप लोग सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा? 1/50 आप लोग का करोगे तो 0.002 आएगा क्या? हाँ सर 0.002 आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, या 0.02 आएगा, एक बार चेक कर लेता हूं, है ना, फटाफट। हाँ 0.02 आएगा। चलो अब सुनो आप लोग बात को दोस्तों, अब आप लोग सुनना बात को। देखो आज, अच्छा $0.02। अब समझना दोस्तों आप लोग बात को, अगर किसी अमेरिकन इंसान को, सुन लेना बात को, किसी अमेरिकन इंसान को एक प्रोडक्ट इंडिया से खरीदना है, ठीक है, जिसका दाम इंडिया में लेट से इंडिया में दाम उस प्रोडक्ट का 10,000 रुपया है। इंडिया में वो प्रोडक्ट 10,000 में बिक रहा है। अब वो अमेरिकन आदमी को तो पहले रुपया खरीदना पड़ेगा, 10,000 रुपया वो खरीदेगा और फिर इंडिया में आके रुपया देगा और पैसा प्रोडक्ट खरीदेगा। यू नो एवरीबॉडी, पहले तो वो इस रेट पर रुपया को खरीदेगा और वो रुपया लाकर यहां पर रखेगा। यो और नो एवरीबॉडी? यो। तो अब फ्रेंड्स हुआ क्या, अगर 10,000 रुपया उसको खरीदना है तो उसको कितना डॉलर देना पड़ेगा? 10,000
इंटू $0.02 देना पड़ेगा। अगर आप लोग देखो काटाकुटी करोगे आप लोग तो 2/100 तो यानी कि $200, मतलब उसको $200 लाना पड़ेगा इंडिया में, यस और नो? मतलब उसके लिए प्राइस हो गया $200, यस नो एवरीबॉडी? फटाफट गाइस, फटाफट 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 यो। अब मैं ये बोलता हूं गाइस, अब मैं ये बोलता हूं, सुनिएगा बात को आप लोग सबको ही। अब मैं ये समझाता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपया को सस्ता कर दिया। डिवैल्यू करना मतलब रुपया को सस्ता कर दिया। रुपया को सस्ता करने से फायदा हुआ हमारा। एक एग्जांपल देता हूं, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने 60 के आसपास किया था, पर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, $1 को कर दिया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, रियल लाइफ में ये ट्रूथ नहीं है, 100 रुपया कर दिया। अब आप लोग सोचो कि अगर $1 को 100 रुपया कर दिया गया, मतलब रुपया सस्ता हो गया। कैसे? अब अगर किसी को ₹1 खरीदना है तो कितना डॉलर देना पड़ेगा? 1/100, यानी कि $0.01। माइंड यू गाइस, 0.0 एक्चुअली 0.01 भी क्यों बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। किसी को अब अगर ये खरीदना है तो उसको क्या करना होगा? 1/100 देना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। अगर आप लोग ध्यान दो दोस्तों, तो 1/100 कितना हुआ? ध्यान दो दोस्तों, 2 डिजिट तो 0 पॉइंट, सुनते जाना बात को, कैलकुलेट करो आप लोग कितना होता है। 1/100 करो, 0.01 आता है गाइस। मतलब समझ में आया आप लोग को? प्रोडक्ट सस्ता हो गया। अब ₹1 को वो इंसान $0.01 में खरीदता है। अब उस अमेरिकन आदमी को जब इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए कितना पड़ेगा? 10,000 इंटू $0.01, मतलब उसके लिए तो $100 पड़ा। अब क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग अब इंडिया से खरीदेंगे। तो रियल लाइफ में पहले इंडिया से कुछ लोग खरीदते थे, अब बहुत लोग खरीदेंगे, क्योंकि विदेशी लोग ये देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट अगर अमेरिका में वो लोग खरीद रहे हैं तो वो लोग अमेरिका में कितना में खरीद रहे हैं। अमेरिका में मान लो वो प्रोडक्ट $150 का बिक रहा है। अब अगर करेंसी $1.50 होता तो उसके लिए $200 होता, तो वो बोलता है इंडिया से मंगा के क्या करें, हमारी कंट्री में $150 में मिल रहा है, ऐसे हमारा $200 लग रहा है। पर जैसे ही गवर्नमेंट ने डिवैल्यू किया, उसके लिए $100 लग रहा है। तो वो लोग जो अमेरिका से खरीद रहे थे $150 में, अब वो इंडिया से खरीदेंगे, इंडिया का सेल बढ़ेगा, इंडिया में डॉलर्स आएगा, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। यू नो एवरीवन, इसलिए डिवैल्यू किया गया था, रुपीस को सस्ता किया गया था। गाइस, क्लियर नॉट क्लियर एवरीवन? डीप गया पर समझ में आना चाहिए आप लोगों को। सबको एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यस सर, बात क्लियर है सर। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ा, परंतु अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कैसे पैसे कमाएगा और कैसे पैसे खर्चे करेगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं सर। ठीक है सर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने दोस्तों इनकम टैक्स में बदलाव लाया। इनकम टैक्स स्लैब्स वेर रिड्यूस्ड। पहले क्या होता था, टैक्स रेट्स बहुत हाई होता था, टैक्स रेट्स को थोड़ा कम किया। जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, जो इंडिया के अंदर कंपनीज काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर, उससे 40% टैक्स ले लेता था। सोचो आप लोग एक बार। फिर वो टैक्स रेट्स को क्या किया गया, 30% किया गया। फॉरेन कंपनीज से 55% टैक्स लिया जाता था, आज अब 40% टैक्स लिया जाता है, जिससे वो लोग आए इधर पे। पहले क्या होता था, सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता था, अब वो रियम वापस आ गया है। पर जिन लोग उस समय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख होता था, आज के डेट पर दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। मतलब अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है पूरे ईयर में, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने का दरकार नहीं है, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी फाइल करने का दरकार नहीं है। रिटर्न फाइल करना मतलब गवर्नमेंट को अपना इनकम रिपोर्ट करने का भी दरकार आपको नहीं है। हालांकि सभी को करना चाहिए, 2.5 लाख से नीचे है तो अब सबको करना चाहिए, परंतु अब नहीं किए तो गवर्नमेंट आपको पनिश नहीं करेगा। ओह सर, ये मामला है। मैंने कहा हाँ। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म आया गाइस, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी का इंट्रोडक्शन। अभी वैट नहीं, जीएसटी आ गया। जीएसटी आने से क्या हुआ, टैक्स सिंप्लीफाई हो गया। आपको पहले क्या होता था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स, गुड्स के लिए वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत सारा टैक्स होता था। अब सिंपल सिर्फ जीएसटी। टैक्स रेट भी रिड्यूस हुआ, प्रोसेस भी सिंप्लीफाई हुआ। इससे गाइस क्या हुआ, लोगों को टैक्स देने में आसानी हुई, और गवर्नमेंट का जो है टैक्स से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो भी इंक्रीज हुआ सर, इंप्रूव हुआ सर।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट का जो भी लॉस मेकिंग बॉडीज है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देने का। सर ये बात तो क्लियर है सर, इसको आप लोग रीड करोगे फटाफट 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 रीड करने ला आप लोग। फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन में क्या फायदा हुआ? प्राइवेटाइजेशन में फेवर में ये बातें गई कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हुआ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो फायदा देखेगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुआ, इन्वेस्टमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और सिक इंडस्ट्रीज जो बंद हो चुकी थी वो बेटर हो जाएंगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खाली फायदे से काम करेगा, दिमाग से काम करेगा। पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कि प्राइवेटाइजेशन क्यों ठीक नहीं है, प्राइवेटाइजेशन क्यों ठीक नहीं है उसका गाइस क्या बात है? पहला कि मोनोपोली बढ़ जाएगा प्राइवेट सेक्टर के पास अगर आ गया तो। पहले गवर्नमेंट सस्ता में माल बेच देता था क्योंकि सोशल वेलफेयर होता था, प्राइवेट सेक्टर में सोशल वेलफेयर नहीं होगा तो माल उसी दाम पे मिलेगा जिसमें सबको मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कंट्री में बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा। आज देखो कुछ बिहार जैसे एरियाज हैं जो एकदम अनडेवलप्ड रह गए हैं सर, बात तो सही है सर आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? कुछ बड़ा है? नहीं, अरे डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पब्लिक सेक्टर अपना जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है 30% 40%, तो प्राइवेट सेक्टर अब ओनर बन रहा है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा डालना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना पैसा को वापस निकालना। कैसे निकालना? अपना शेयर बेच के। ये क्यों बेचा जा रहा था? जिससे पब्लिक सेक्टर बेटर हो, प्राइवेट सेक्टर आए तो मॉडर्नाइजेशन हो, नया टेक्नोलॉजी आए, नया असेट क्रिएट हो, पब्लिक से जो उधार लिए वो कम हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पैसे पब्लिक से लिए थे बेच के वो पैसे पब्लिक को वापस चुकाने वाली थी, और प्राइवेट सेक्टर अच्छे लोगों को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, तो ये सारी फायदे होने वाले थे। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम देना, और फाइनली दोस्तों ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपना इकोनॉमी को खोलना, जिस बारे में मैं बात कर रहा था, इंपोर्ट्स को इजी करना, एक्सपोर्ट्स को इजी करना। जो लोग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देते हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो लोग बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन बेटर होगा क्योंकि लोग आएंगे बाहर से तो हमारी कंट्री को और बेटर इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज को। लेबर भी प्रोडक्टिव बनेगा क्योंकि लेबर को मालूम कि सैलरी या प्रमोशन तब होगा जब बेटर काम करो। कंपटीशन बढ़ेगा तो हर कोई बेटर काम करेगा क्योंकि आपको फॉरेनर्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर विल आल्सो इंप्रूव। बैंकिंग सेक्टर में आज देखो नया टेक्नोलॉजी है, घर बैठे आज आप लोग सारा ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो क्योंकि बैंक्स को पता है, क्योंकि बैंक्स को मालूम है कि इनको compete करना है, तो अगर इनको compete करना है तो इनको बेस्ट टेक्नोलॉजी रखना पड़ेगा। इसलिए आजकल देखो ना कितना नेट बैंकिंग आ गया। और जो लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट से बताया था दोस्तों, इससे क्या होगा कि फॉरेनर्स लोग पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे। आज देखो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है सत्ता में वो फॉरेन मल्टीनेशनल्स का सपोर्ट से आती है, पैसा मिलता है ना। दूसरा, जो बोला जाता है कि डेवलपिंग कंपनीज का फायदा होगा, कंट्रीज का फायदा होगा, पर फायदा उसी कंट्री का हो रहा है जिसका, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका इंडिया में बैठाया तो बोला जाता है कि इंडिया का फायदा होगा अगर अमेरिकन बिजनेस इधर आता है, पर रियल लाइफ में अमेरिकन बिजनेस का ज्यादा फायदा हो रहा है, उसको मार्केट मिल रहा है बड़ा सारा। ज्यादा ट्रेड एंड ट्रेवल की वजह से एचआईवी और ऐसा कोरोना वायरस और ये सब फैल रहा है। ऊपर से ज्यादा ये सब आने की वजह से पोल्यूशन और ये सब ज्यादा हो रहा है फॉरेन बिजनेसेस आने की वजह से। सिगरेट्स टोबैको बिकना बढ़ गया है ज्यादा, एक वेस्टर्न कल्चर आने लग गया है, ट्रेडिशनल कल्चर बर्बाद हो रहा है। और साथ ही साथ माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा खाली एडुकेटेड लोगों को हो रहा है, जो लोग अनस्किल्ड है उन लोग को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि मशीन यूज हो रहा है। अच्छा सर ये बात है सर, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। फिर दोस्तों दो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए थे, गैट और WTO। इनके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, पर मेन डिस्कशन जो था दोस्तों वो खत्म हो गया। WTO के बारे में बहुत छोटा सा बात करना आप लोग से, खत्म। WTO के बारे में जितना बड़ा दिख रहा है उतना पढ़ने का दरकार नहीं है दोस्तों, मेन बातें खत्म हो गई है। नेक्स्ट डे दोस्तों ILC की किसी और के बुक में कोई दिक्कत, हाँ। सो हियर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द डे, ठीक है ना। हियर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द डे गाइस। अपने डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अपने डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड गाइस, आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। कोई भी डाउट्स हो आराम से चैट में पूछिए आप लोग फटाफट एकदम, ठीक है। तो हाँ सर, एक्चुअली दो स्टडी मटेरियल्स है मेरे पास, मैं दोनों से बताने वाला हूँ। जो बच जाएगा वो दूसरे स्टडी मटेरियल से भी कवर करवा दूंगा, जिससे कोई को ये फीलिंग नहीं है कि यार दो अलग अलग बुक था सर सिर्फ एक से कर रहे हैं, ऐसा कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है।
सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट डे बता दिया था, इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? एक साथ लाना, एक साथ लाना, टू ब्रिंग टुगेदर, कोशिश करने का कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ आ सके। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, ये सब की इकोनॉमी और अपने इंडिया की इकोनॉमी, ये सब एक साथ आ जाए, ये ग्लोबलाइजेशन का पर्पस है। ये जो है ये ग्लोबलाइजेशन का पर्पस है। जी सर, बिल्कुल सर, आगे बोलिए सर। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन में क्या इंश्योर किया जाता है कि एक कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर ले। एक कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर ले। सर कैसा रिलेशन? वो किसी भी चीज का हो सकता है। क्या गुड्स सेल करने का हो सकता है, वो सर्विसेज सेल करने का हो सकता है। गाइस, दिस रिलेशन कैन बी टू डू एनीथिंग, बट देयर इज सम काइंड ऑफ फ्लो। यहां से वहां कुछ जाना और वहां से यहां कुछ आना, ये रिलेशनशिप रहना चाहिए गाइस। सो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। देखो लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ पे क्या चीजें फ्लो करती है? नंबर 1, कैपिटल। कैपिटल का मतलब गाइस मशीन्स अक्रॉस बाउंड्रीज। इस कंट्री से उस कंट्री के बीच में बाउंड्रीज के बीच में मशीन्स का फ्लो होना, टेक्नोलॉजी का फ्लो होना। गुड्स एंड सर्विसेज, आज देखो ना कितना लोग इंडिया से या चाइना से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते बेचते हैं। दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यूएसए से भी अपने खरीदते हैं, फ्रांस से भी। सो गाइस, ये हो गया फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। आज अपने लोग जितने भी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबों में हम लोगों ने वर्ल्ड का नॉलेज को इस्तेमाल किया, है ना। आज साइंस की डिस्कवरीज है। आप लोग साइंस पढ़ते हो, छोड़ो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो आप लोग, है ना। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन आपका चैप्टर है आप लोग का, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो आप लोग। प्रेशर वाले चैप्टर में जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग पास्कल और ये सब का लॉ पढ़ते हो। सो फ्रेंड्स, ये सब वर्ल्ड नॉलेज ही तो है, फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। वैसे ही हमारे यहाँ सिद्धार्थाचार्य का जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक का, वो पूरा दुनिया पढ़ता है। हमारे यहां से जो जीरो निकला वो पूरा दुनिया पढ़ता है। सो मैं ये कह रहा हूं गाइस कि फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्री। लोग फ्लो करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। आज आप लोग देखो कितने लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, कितना फैल रखे हैं। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का फ्लो है। तो याद रखना, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या फ्लो होता है सर? मशीन्स, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, ये है। अब गाइस, आप लोग ये समझना कि ग्लोबलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। मतलब ग्लोबलाइजेशन हो सके उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने जरूरी है। सर किसी भी गवर्नमेंट को पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या होता है गाइस? जब कोई भी सामान विदेश से हमारी कंट्री में आता है ना, जब कोई भी सामान विदेश से हमारी कंट्री में आता है ना गाइस, सो माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। अब हमारी गवर्नमेंट पहले क्या सोचती है और अभी भी ये सोचती है कि भाई हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है वो बिकने लगेगा तो हमारे यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका नुकसान। सो माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? पहले हेवी टैक्सेस लगाती थी जिससे बाहर का सामान कोई यहाँ खरीदे ही नहीं, महंगा पड़े। पर अब गवर्नमेंट जो है इस टैक्सेस को कम कर रही है, क्योंकि जब आप टैक्सेस कम करोगे तो लोग यहाँ पे विदेशी सामान खरीदने लगेंगे और तब एक रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज, एक फ्लो बिटवीन द कंट्रीज क्रिएट हो पाएगा। अच्छा सर जी, ये बात है सर जी। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटीज मतलब टैक्सेस। रिमूवल ऑफ कोटा, कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। कोटा का मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। सर ये नहीं समझ में आया ये कोटा क्या होता है? गाइस, काफी बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट्स क्या करती है, बोलती है ठीक है तुमको विदेश से प्रोडक्ट खरीदना खरीदो, हम टैक्स नहीं लेगा, ज्यादा टैक्स नहीं लेगा, परंतु गवर्नमेंट क्वांटिटी से रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि विदेश से सिर्फ आप 5 रेफ्रिजरेटर मंगा सकते हो या 4 एसी मंगा सकते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको या एक गवर्नमेंट को क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव करना पड़ेगा अगर वो सरकार ये चाहती है कि हमारी कंट्री में जो है सामान फैले अलग अलग जगह तक, या हमारी कंट्री का रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ बेटर हो। वरना हमारी कंट्री में देखो सामान ही नहीं आ पाएगा। आज अगर आप इंपोर्ट क्वांटिटी पे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो विदेश के साथ ठीक से एक्सचेंज हो ही नहीं सकेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी इन्वेस्टर्स लोग को, जैसे वॉरेन बफे हो गया, है ना, वो शेयर्स पे पैसे लगाते हैं। बिल गेट्स हो गया,
ये लोग को इनकरेज करने के लिए कि इंडिया में आके पैसे लगाइए, जिससे इंडिया में लोगों को नौकरी मिले, और एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अभी मैं बताता हूँ आपको, फ्रांस का राफेल जेट्स आया इंडिया में, और ऐसा करिए कितना ही सारा टेक्नोलॉजी है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम्स, बोस का और ये सब चीज सब विदेश का ही है। तो ये रिलेशनशिप बनना। वैसे इंडिया का स्पाइसेस विदेश में बिक रहा है, इंडिया के मसाले विदेश में बिक रहे हैं, इंडिया का टी, चाय विदेश में बिक रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव्स है ग्लोबलाइजेशन का। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। एक्सचेंज रेट में मैंने आपको बताया था डिवैल्यूएशन करना, इससे हमारा कंट्री का जो प्रोडक्ट्स होता है वो सस्ता हो जाता है। मैंने लास्ट क्लास में गैस इस बारे में आपसे चर्चा की थी कि हमारे प्रोडक्ट, कंट्री का जो प्रोडक्ट्स है जनाब, वो सस्ता हो जाता है। सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। अब सर आगे बात करिए। अब गैस कुछ फेवर में है ग्लोबलाइजेशन के और कुछ अगेंस्ट में है ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ फेवर में है ग्लोबलाइजेशन के और कुछ अगेंस्ट में है ग्लोबलाइजेशन के। समझना बात को। जो लोग फेवर में है वो लोग का आर्ग्यूमेंट क्या है? वो लोग बोलते हैं कि भैया अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि फिर होगा ये ना कि वेस्टेज एलिमिनेट होगा, हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है फॉरेनर्स बेहतर इस्तेमाल करेंगे, ये बात है। दूसरा, लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ के लेबर को फॉरेनर्स लोग बेसी पैसे देंगे, और लेबर्स को ये भी पता रहेगा कि फॉरेनर्स लोग से पैसा तभी मिलेगा, फॉरेन कंपनीज आपको पैसा तभी देगी जब आप काम करें, बैठे रहने से पैसा नहीं मिलने वाला। कंपटीशन, हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो फॉरेन से आ रहा है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होने की वजह से ऑनेस्टी प्रमोट होगा। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाबराई का एक नेचुरल्स का आइसक्रीम है, वैसे जिलेटो का एक फॉरेन ब्रांड है, आई थिंक जिलेटो एक फॉरेन ब्रांड ही है, तो जो भी है, या कोई भी एक फॉरेन ब्रांड आप लोग पकड़ लो आइसक्रीम का। हैगेन-डाज़ ये जर्मन ब्रांड है, हैगेन-डाज़ ये जर्मन ब्रांड है आइसक्रीम का। गाइस अब समझिए, ये लोग दोनों नेचुरल आइसक्रीम बेच रहे हैं, पर पाबराई लोकल प्रोडक्ट है, बंगाल का ये इनफैक्ट। अब इनको पता है कि अगर हम लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचे, सच में नेचुरल प्रोडक्ट नहीं बेचे, नेचुरल के नाम पे कुछ भी फॉल्टी प्रोडक्ट बेच दे, तो इनको पता है कि इनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बाजार में, इनका प्रोडक्ट बाजार में नहीं बिकेगा सर। अच्छा सर ये मामला है, मैंने कहा हाँ ये मामला है सर। नेक्स्ट बात, इट विल इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ कैपिटल, विदेशी लोग इंडिया में पैसा लगाने लगेंगे, मशीन्स आने लगेंगी, बेटर टेक्नोलॉजी आने लगेगा, जो कि हो भी रहा है सच में। आज आप लोग ये जो सॉफ्टवेयर में क्लास कर रहे हो, ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो रिजल्ट है। आप लोग एक बाहर की टेक्नोलॉजी से ही तो क्लास कर रहे हो सर, बात तो सही है सर। ऊपर से हमारी कंट्री में गुड्स का क्वालिटी इंप्रूव होगा। आज मैं ये जो पेन यूज कर रहा हूं HP का, वो भी माय डियर फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। अच्छा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इकोनॉमी। और फाइनली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिव होगा। और फाइनली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी इंप्रूव होगा। जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की एफिशिएंसी है गाइस, वो भी इंप्रूव होगी। ऐसे अगेन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की जो एफिशिएंसी है गाइस, वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि फॉरेन बैंक्स भी आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू वी स्टडी हियर? हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में काम कर रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे भी है दोस्तों जो ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या ऐसा है। मैंने बोला देखिए, अगर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जाने वाले आर्ग्यूमेंट की, तो सबसे पहला बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर turns into political power, thus countries move far away from each other instead of coming closer. Against का मतलब ये है ना, ध्यान से समझना। होता क्या है, माना जाता है कि जो कंट्री जैसे चाइना, आज देखो बात सही भी है, चाइना किस तरह से अपना प्रोडक्ट बेच के एक सुपर पावर बन गया है और बाकी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो बाकी कंट्रीज के ऊपर अपना वो हुक्म चला रहा है। तो जो इकोनॉमिक पावर है वो खुद को पॉलिटिकल पावर बनाने लगता है। अमेरिका है ना, कभी कभी अफगानिस्तान में घुस जाता है, अफगानिस्तान को बोलता है टेररिस्ट भगाएंगे, कभी कहीं घुस जाता है। ऐसा बेवकूफ़ी क्यों कर पा रहे हैं ये लोग? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों घुस पा रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग के पास पैसा बहुत है। तो इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल सुपर पावर भी बन जाता है।
दूसरी बात, माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा, कहने को आप लोग बोलते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जो ग्रो कर रही है उनको फायदा मिलेगा, पर सच बताएं तो ग्लोबलाइजेशन का मेजर फायदा उन कंट्रीज को होता है जहां से ये कंपनी आ रही थी। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आया यूएसए से, तो ज्यादा फायदा यूएसए का हुआ कंपेयर टू इंडिया। सोशल कॉस्ट हाई होता है, मतलब आज आप समझो जब फॉरेन कंपनीज आपके कंट्री में बैठेंगी तो उन लोग आपके लोकल ब्रांड्स को हटाएंगी, जो लोकल प्रोड्यूसर है, लोकल बिजनेसेस हैं, उनको हटाएंगी। ये बात तो सही कहते हैं सर अब आप, क्योंकि लोकल ब्रांड्स को, लोकल बिजनेसेस को हटा दी जाएंगी, लोकल ब्रांड्स और लोकल ये चीज़ों को हटा दी जाएंगी, तो गाइस देयर इज अ सोशल कॉस्ट ऑल्सो, मतलब एक ऐसा भी कॉस्ट है जो सोसाइटी को इनकर करना पड़ रहा है, समाज को जो कॉस्ट खर्चा बढ़ना पड़ रहा है सर। क्यों? पॉल्यूशन भी होगा, जहां पे लोग रहते थे अब आपको वो एरिया को कन्वर्ट करना है कंपनी बनाने के लिए, तो आपको वहां के लोगों को हटाना पड़ेगा। लॉन्ग रन में शायद फायदे हैं, परंतु शॉर्ट रन में बहुत नुकसान ही नुकसान है। ज्यादातर लोगों का आना जाना गाइस HIV, एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू, ये सब का वायरस, कोरोना वायरस, देखिए ना आप लोग कंट्रीज लोग कैसे ट्रैवल बैंड कर दी थी कोरोना वायरस के दौरान, क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें बढ़ेंगी। सिगरेट, टोबैको जैसी चीजें जो शायद जरूरत भी नहीं है हमारी कंट्री को, वो भी हमारी कंट्री में आ जा रही है सर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन स्पीक आउट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। फिर माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सर किसके बारे में। देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद के लिए मेजर बहुत गवर्नमेंट ने लिया है। पहला, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट हैज बीन टेकन, मतलब सिंपल भाषा में पहले गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड करता था, अब गवर्नमेंट ने बोला भैया एक्सचेंज रेट मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मार्केट डिसाइड करेगा। मतलब कि रुपया का कितना डिमांड और कितना सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि $1 कितना रुपया होगा, ना कि गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी। ट्रेड को फ्री किया गया, इंपोर्ट टैक्सेस को कम किया गया, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें गाइस स्टेप्स ली गई, जो मैंने आप लोग को लास्ट में बताया सर। फ्रेंड्स, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बातचीत होता है जो ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करती है, क्योंकि देखिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना जरूरी है। आज आप समझो क्रॉस कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पर कोई तो होना चाहिए जो कुछ गलत हो तो बता सके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सके। तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है सर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, MCQ का जमाना चल रहा है, ये ब्रेटन वुड्स के बारे में मत भूलना। ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर USA में है, जुलाई 1944 में गाइस 44 नेशंस मिलके 2 मेन इंस्टीट्यूशंस को बनाए थे सर। 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस बैठी थी, पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये IBRD का रियल लाइफ में नाम बाद में पड़ गया वर्ल्ड बैंक। अच्छा, समझ आया सर। तो ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक हो गया। इसका पहले नाम IBRD इसलिए था ना गाइस, क्योंकि 1944 के समय आप समझिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म होने पे आया था, तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारी इकोनॉमीज को हेल्प चाहिए था रीग्रो करने के लिए। सबसे पहले जापान, क्योंकि उसमें बॉम्बिंग्स हुई थी, सो वैसी कंट्रीज को हेल्प करने के लिए ये सेटअप हुआ था, और ये आज तक एग्जिस्ट कर रहा है कंट्रीज का हेल्प। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी कि 1991 में इंडिया को, जब इंडिया के पास पैसे नहीं बचे थे अपना एक महीना छोड़ दो 2 हफ्ते का पेट्रोल का, तब इंडिया को 1991 में मनमोहन सिंह साहब को, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव थे IMF और वर्ल्ड बैंक में, पैसे मांगने जाना पड़ा था जिससे इंडियन इकोनॉमी बच जाए। गाइस यहां तक आर्ग्यू विथ मी, यो और नो इन द चैट एवरीवन, एवरी फ्रेंड, यो और नो इन द चैट, कम ऑन गाइस फटाफट प्लीज। ओके ऋषित, आर्यन, सानवी क्लियर है, इन लोगों को क्लियर है। कुछ फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे, मेक श्योर करें आप लोग। जी हाँ बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स ये था बैकग्राउंड, ये एक बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की। जी सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आगे बात करिए सर। फ्रेंड्स ये सब जो लंबा कहानी है ये सब हटा दीजिए सर। एक बात बस बता देता हूं आपको सर, 1947 में 23 कंट्री जेनेवा में आई और उन्होंने स्टैब्लिश किया गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये गेट क्या था सर? एक्चुअली गेट के साथ एक प्रॉब्लम था।
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में 23 कंट्रीज थी, 23 कंट्रीज। और ये क्या था, ये यहाँ पर अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में गुड्स का सेल हो रहा है, सुन लेना, गुड्स का खाली खरीदना बेचना हो रहा है ना, तो उससे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड क्या होंगे, वो गेट में लिखा हुआ था। पर अब आप लोग समझिए, रियल लाइफ में कंट्रीज के बीच में सर्विसेज का भी खरीदना बेचना होता है। आज इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता है बहुत सारी कंट्रीज के लिए, है ना। इंडिया अपना बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे टेली कॉलिंग करता है इंडियंस लोग। आप लोग देखोगे माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई फोन करके समझा रहा है, जनरली वो इंडियन है, बिकॉज इंडियंस लोग को ये काम मिला हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया में ये काम मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये था कि सर्विसेज से रिलेटेड कोई रूल नहीं था, इसीलिए गैट लंबा समय तक चला नहीं, और गैट को रिप्लेस कर दिया गया या गैट को मर्ज कर दिया गया एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका जन्म हुआ WTO, जिसको बोलते हैं WTO, जिसका जन्म हुआ जनवरी 1, 1995 में। गैट एक अग्रीमेंट था, पर WTO एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह। WTO का खास बात यह था कि इसमें मेंबर कंट्रीज भी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, और WTO का खास बात यह भी था कि चाहे गुड्स का ट्रेड हो या सर्विसेज का, दो कंट्रीज के बीच में कैसा भी ट्रेड रिलेशनशिप हो, WTO उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। अच्छा सर, ये मामला है क्या? यस सर, ये मामला है सर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना गाइस। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है IMF, वो इस्टेब्लिश तो हो गया था 43 में, पर उसका काम स्टार्ट हुआ 1946 में। तब उसके 39 मेंबर थे, आज लगभग 186 मेंबर्स है। लेकिन ये 39 मेंबर्स में यू विल बी प्राउड टू नो गाइस, इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर, फाउंडर मेंबर। क्या बात है सर। IMF को बैठाने का क्या ऑब्जेक्टिव था? IMF को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को? और फिर IBRD, आप बोल रहे हो दो बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो ये लोग दोनों अलग अलग क्यों बैठाए गए सर? मैं बोला ध्यान से सुनना। पहला IMF का पर्पस था इंटरनेशनल मॉनिटरीली कोऑपरेट करे लोग, मनी का एक्सचेंज हो कंट्रीज के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो करे, एक्सचेंज कंट्रोल्स हो, मतलब बिजनेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, मतलब कंट्रीज के बीच में खरीदना बेचना ज्यादा हो, ट्रेड बढ़े, मल्टीलैटरल ट्रेड, मतलब एक कंट्री बहुत सारी कंट्रीज को बेचे। IMF का वो पर्पस था। पर माय डियर फ्रेंड्स, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम बाद में जाके वर्ल्ड बैंक पड़ा, आज वर्ल्ड बैंक कुछ और काम कर रही है, परंतु तब IBRD इसलिए फॉर्म हुआ था कि उन कंट्रीज को जो वर्ल्ड वॉर की वजह से अफेक्ट हो गई हैं, है ना, सबसे पहले जापान या ऐसे सिमिलर कंट्रीज, उनको वापस से डेवलप करने में, उनको वापस मदद करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और तब माय डियर फ्रेंड्स IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वाज सेट अप। अच्छा ये मतलब है, मतलब IBRD मेनली पहले सेटअप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, और IMF जो सेटअप हुआ था गाइस, वो इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन के लिए सेटअप हुआ था। अच्छा जी सर जी, ये बात है क्या? मैंने बोला हाँ दोस्तों जी, ये बात है सर जी, बात तो क्लियर है सर। मैंने बोला बात तो क्लियर, आपने बोला बात तो क्लियर है सर जी, मैंने बोला हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट, एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल्स। और ऐसे रिलेटेड IMF ने बहुत सारे मेजर लिए, जिससे कंट्री के बीच में मेजरली गाइस बिजनेसेस बढ़े, बिजनेसेस खरीदना बेचना बढ़े। दैट वाज द एंटायर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? हाँ सर। ये आज के डेट पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मतलब शॉर्ट टर्म लोन, उधार लोन देता है। अगर किसी कंट्री को BOP का डिफिकल्टी है, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, जब गाइस एक कंट्री जितना उसके पास पैसा आता नहीं है उससे ज्यादा वो खर्चा कर देती है, तब उसको बोलते हैं BOP डेफिसिट। तो जब वो एक्स्ट्रा खर्चा करती है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए उसको लोन चाहिए होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, तो लोन प्रोवाइड करता है IMF। मेंबर कंट्रीज को एडवाइस देता है टैक्सेशन पर, कंट्री को चलाने पर, और ऐसे करके बहुत सारा एडवाइस IMF देता है। और वर्ल्ड बैंक जो कि IBRD है गाइस, ये शुरुआत में मैंने बता दिया 1945 में अपना जब काम स्टार्ट किया था, तब ये वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर रहा था। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज के डेट पर अगर कोई भी कंट्री IMF को छोड़ती है तो वो वर्ल्ड बैंक का भी हिस्सा नहीं रहेगी। वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव था? गरीब कंट्रीज को हेल्प करना। मैंने कहा था ना, वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट था, बिजनेस प्रमोशन नहीं था। हाँ, डेवलपमेंट की वजह से बिजनेसेस प्रमोट हुए, पर बिजनेस प्रमोट करना डायरेक्टली IMF का ऑब्जेक्टिव था। सोशल डेवलपमेंट देखना, इन्वायरमेंट को देखना।
मतलब वर्ल्ड बैंक ना अच्छा काम में ज्यादा मोटिव रखता था। अच्छा मतलब सोशल वर्क। अच्छा सर, देखो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रमोट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में ये मदद करता। अच्छा, तो ये हो गया गाइस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का बैकग्राउंड और नॉलेज जो आप लोग डिजर्व करते थे। सर ठीक है सर। और अगर अपन डब्ल्यूटीओ का बात करें गाइस, सो डब्ल्यूटीओ का मैंने आपको बता दिया 1995, ये बेसिकली ट्रेड के रिलेटेड, खरीदने बेचने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं कि आप ज्यादा टैक्स नहीं लगाओगे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे एंड सिमिलर अदर थिंग्स। फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अग्रीमेंट्स, ग्रेटर मार्केट एक्सेस अमंग द मेंबर्स कंट्री थ्रू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन टैरिफ। टैक्स कम हो गया तो आप बेसी जगह अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे, ज्यादा चांसेस है कि अब फॉरेन कंपनीज आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चांसेस बढ़ गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट होगा, चाइना नहीं करता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब अगर डोमिनोज में इंडिया में अपना ब्रांच स्टैब्लिश किया तो इंडियन गवर्नमेंट डोमिनोज का आइडियाज को चोरी नहीं कर सकती। पर क्या आपको पता है अगर किसी भी ब्रांड को, फॉरेन ब्रांड को चाइना में जाना है ना, तो चाइना की गवर्नमेंट उनसे उनका ट्रिक्स ले लेती है, उनका मशीन सीख लेती है और सीख वैसा प्रोडक्ट अपने कंट्री में बेचती है। तो रिस्पेक्ट फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि अगर डोमिनोज का कोई चीज ट्रेडमार्क है तो इंडिया रिस्पेक्ट करेगा, इंडिया कॉपी नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, जैसे कि मैंने कहा ट्रेड टू डेवलप मल्टी ट्रेड सिस्टम। देख लीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, जब लोगों को नया गुड्स एंड सर्विसेज का मौका मिलेगा यूज करने का। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना, ट्रेड पॉलिसीज का लिंकेज प्रमोट करना। और डब्ल्यूटीओ का फंक्शंस क्या है गाइस? इट विल फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स, इट विल फंक्शन एज अ फोरम फॉर डिस्कशन, मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्कशन के लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो हेल्प कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। ये इंश्योर करता है हार्मनी जब ट्रेड रिलेटेड मैटर्स का बात आता है। डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया, गाइस ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है ना, ये बात है। और एमएनसीज क्या होते हैं गाइस? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो कंपनीज होती है जो मल्टीपल कंट्रीज में लोकेटेड है। हेडक्वार्टर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का यूएसए में है, पर वो लोकेटेड मल्टीपल कंट्रीज में, उसको बोलते हैं एमएनसी। एमएनसी की वजह से लोगों को नौकरियां मिलती है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है, so many other advantages. Guys, इस बुक से सब कुछ क्लियर है, यो और नो एवरीबॉडी? सो मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट बुक से कुछ बाकी रह गया है तो आई विल डिसॉल्व इट। क्या बोलती पब्लिक? फटाफट गाइस इन द चैट एवरीवन। ऑलराइट, ऋषित, आर्यन वेरी गुड, सानवी ग्रेट, केशव ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग सुनते चलिएगा बात को। अगर अपन बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, देखिए इसमें मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूँ, सुपर फास्ट जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है। पहला, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन एलपीजी, बता दिया। लिबरलाइजेशन में मैंने आपको क्या बोला था? प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब लॉस मेकिंग गवर्नमेंट बॉडीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब अभी तो डिस्कस करके आए, डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के स्तर पर साथ लेकर आना, रिलेशनशिप को इंप्रूव करवाना। अच्छा सर, ये मामलात है। मैंने कहा हाँ सर, ये बात है सर। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के, कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजी, तो ये सेम है, ये सब सेम है सर। अफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वही, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बात होगा। वर्ल्ड ट्रेड बढ़ चुका है, इंटरनेशनली पैसे आना जाना कंट्रीज के बीच में ज्यादा हो रहा है, कंट्रीज एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है। जैसे इंडिया जो है काफी हद तक डिफेंस के लिए अमेरिका, फ्रांस पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉसिबल हो चुका है, गुड्स और ज्यादा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आज आप लोग देखो ये जो जीन्स का सिस्टम है, आज हर कोई जीन्स पहनते हैं, वो भी उसी का एग्जांपल है। पर इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अनमिक्स्ड ब्लेसिंग मतलब कुछ डिसएडवांटेज भी है सर, कि कुछ कंट्रीज जो है ना, वो लोग बेसिकली क्या होते हैं, वल्नरेबल हो गई है सर। मतलब सर समझ में नहीं आया सर। यूएसए में 2008 में एक वर्ल्ड क्राइसिस आया जो पूरे दुनिया को हिला दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक कंट्री मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो किसी और कंट्री में भी कुछ खराब होगा ना, तो उसका इंपैक्ट आप भी फील करोगे। आज हम इंडिया जो है तेल खरीदता है इराक, ईरान, ये सबसे, तो अगर इराक ईरान में वॉर होता है तो इंडिया का तेल का प्राइसेस बढ़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, वल्नरेबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी।
शेयर मार्केट्स का अप एंड डाउन पहले क्या होता था, इंडिया के बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर होता था। अब इस बात पर भी निर्भर कर रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का। फ्रेंड्स, नीड फॉर ग्लोबलाइजेशन क्यों अराइज हुआ था, ये मैंने आपको बताया। 1991 के पहले 1947 से 1991 तक इंडिया में जो पॉलिसीज चली, जहां पे गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को मेनली कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट बॉडीज लॉस कर रहे थे, है ना, प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे, बहुत अच्छे से लोगों को काम नहीं मिल रहा था, देयर वर लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं बेच पा रहा था, तो देयर वाज प्रॉब्लम एवरीवेयर गाइस, ठीक है ना, वीकनेस। नेक्स्ट मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ सर, फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो गया था सर हमारी कंट्री में, मैंने आपको बताया था। इसका इमीडिएट कॉज क्या था गाइस, मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है, इराक और कुवैत का वॉर हुआ। क्या, इराक और कुवैत से तेल आता था, इराक और कुवैत का वॉर हुआ। अब किसी भी वॉर को अगर सप्लाई करना है, गन्स खरीदना है इराक और कुवैत की आर्मी के लिए, तो इराक और कुवैत क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका दाम बढ़ा देगा। अब इंडिया को इसके लिए सफर करना पड़ा, इंडिया को ऑयल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता था, ऐसे ही इंडिया का फॉरेन करेंसी लो था, इंडिया का एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा था, इंडिया में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी चल रही थी, कभी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, और इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था एक्सपोर्ट से, तो इंडिया का पेमेंट ज्यादा होता था कंपेयर टू इंडिया के पास जो पैसे आते थे। इन वजह से गाइस इंडिया को पैसे का दरकार पड़ गया था, और फिर कंडीशंस इंपोज। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने तो मैंने आपको डिटेल में बताया था फर्स्ट क्लास में कि भैया अगर तुम लोग को चाहिए तो तुमको एलपी और जी अपने कंट्री में लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पैसे देंगे। यूएसएसआर, अब गाइस यूएसएसआर क्या था, सोवियत यूनियन, 1991 में ये कोलैप्स कर गया। एक्चुअली ये 15 कंट्रीज को मिलाकर था। अब होता क्या था, सोवियत यूनियन ना इंडिया से टेक्सटाइल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदता था, तो इंडिया का एक मेजर मार्केट और मेजर इनकम सोवियत यूनियन से आता था। सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो गया, तो 15 कंट्रीज बन गई, हर कंट्री अपना अपना डिसीजन ले रही है, तो इंडिया का रेवेन्यू तो कम हुआ ना। ये भी एक रीजन था कि इंडिया के पास हालत इतना खराब हो गया कि इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाकर ग्लोबलाइजेशन मेजर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। Am I clear everybody in the chat friends? Hello everyone, फटाफट गाइस, मैं फटाफट जा रहा हूं बिकॉज मैंने ये सारी बातें रिपीट कर दी है टाइम एंड अगेन। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट है, किसी पॉइंट पर लंबा डिस्कशन चाहिए बोलिए, परंतु मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को, है ना। अब तो ग्लोबलाइजेशन आपके खून में दौड़ना चाहिए। ओके सर, आगे बात करते हैं सर। पॉलिसीज टूवर्ड फैक्टर्स एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स। मैंने आपको बोला था ना, पहले इंडियन गवर्नमेंट खुद एक्सचेंज रेट डिसाइड करती थी कि $1 कितना रुपया होगा, बाद में फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया कि भैया मार्केट तुम डिसाइड कर लो कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। और दूसरी बात ये हुई कि इंडियन गवर्नमेंट जो है करेंसी को डिवैल्यू करने लगी, मतलब रुपया को सस्ता करने लगी, जिससे विदेशी लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदना चालू करें, क्योंकि उनके लिए सस्ता हो जाएगा इंडियन प्रोडक्ट। इंपोर्ट को और ठीक किया गया, कैसे, मैंने बार बार बोला, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोटा क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, टैक्सेस जो इंपोर्ट टैक्सेस थे उसको कम कर दिया गया, इससे प्रोडक्ट से खरीदना चालू हो गया। एफडीआई, इंडिया ने एफडीआई लिमिट बढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। एफडीआई मतलब फॉरेन सेक्टर को इन्वेस्ट करने का परमिशन दे दिया, थम्स अप दे दिया कि फॉरेनर्स इंडिया में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, और कर सकते हो अप टू अ सर्टेन परसेंटेज, किसी में 51%, किसी में 100%। ये बात गाइस लास्ट क्लास में बताई हुई है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर गाइस फैक्टर्स एनेबलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बार बार डिस्कस कर लिया है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा वापस से बात करने में बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ। WTO के बारे में बता दिया, 1 जनवरी 1995 टू प्रमोट मल्टीनेशनल ट्रेड। अभी इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अच्छा सर, बिल्कुल सर। फंक्शन ऑफ WTO मैंने बता दिया, ट्रेड बिटवीन नेशंस इंप्रूव करना, निगोशिएशन में हेल्प करना, रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना, कोई दिक्कत है तो उसको रिव्यू करना, ये इंश्योर करना कि जो WTO अग्रीमेंट्स है बिटवीन कंट्रीज वो सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हो। टाइम एंड अगेन वी हैव रिपीटेड दिस। मैं एडवाइस करूंगा कि गाइस इसमें ना कुछ पॉइंट जो है जैसे ट्रेड, एफडीआई और ये सब आप लोग ना जो प्रीवियस बुक था उससे पढ़े, ये वाली बुक में, क्योंकि इस बुक में ना ज़्यादा सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। हालांकि दोनों बुक ही अच्छे हैं, पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम हैं, परंतु मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि इसमें क्या है ना, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ये देखो जैसे एफडीआई 26% एफडीआई, ये सब तो बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। एफडीआई मतलब फॉरेन कंट्रीज अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकेंगी, इंडियन बिजनेसेस को चला सकेंगे। गाइस ग्लोबलाइजेशन में अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना। एवरीबॉडी यो और नो फटाफट चैट में लिखकर मेरे को बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी।
कम ऑन एवरीवन गाइज, अब आप लोगों का जो है नेक्स्ट वीक मैं बता देता हूँ, मैं अनाउंस कर देता हूँ अभी से, एक बड़ा टेस्ट लेने वाला हूँ, एक बहुत ही बड़ा टेस्ट लेने वाला हूँ। सो मेक श्योर करें आप लोग कि आप लोग तैयार हो, किन किन टॉपिक्स पर, किन किन चैप्टर्स पर, वो मैं बता दूंगा। पर अच्छे से तैयार रहना, क्योंकि 3-4 चैप्टर्स में दूंगा टेस्ट में, एक चैप्टर नहीं देने का, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग अभी।